Hello students, in previous period we discussed about the abiotic agencies, wind and water. Pollination by wind is called as anemophily and pollination by water is called as hydrophily. And the flowers which carry out their pollination with the help of agency wind, they are called as anemophilous flowers. And the flowers which carry out their pollination with the help of agency water, they are called as the hydrophilous plants. Okay, now yes, today we are going to discuss about the new subtopic, that is the biotic agencies. What's our today's subtopic? Yes, biotic agencies. Biotic agencies, if pollination is carried out with the help of biotic factors, biotic agents, then that is broadly called as zoophily. That is broadly called as zoophily, means pollination by animals. Zoophily means pollination by animals. Now let's discuss about the entamophily. What is an entamophily? When pollination is carried out with the help of agency insects, then the pollination is called as entamophily. Why? Because in Latin language entamos means insects or kide. Then entamophily, pollination by insects, insect pollination, and the flowers which carry out their pollination with the help of insects, such flowers are described as entamophilous flowers. And the examples are sunflower, rose, jasmine. Any flower you can write as an example of entamophily, which is having either bright colors or emitting sweet smell or both. Okay, such any example can be written under the category entamophily. Now what are the features of entamophilous flowers, or what should be the features of entamophilous flowers? यानी किसी प्लांट को या फ्लावर को अगर अपना पॉलिनेशन कीड़ों से कराना है तो उन्हें अपने अंदर कौन से कैरेक्टर्स रखने पड़ेंगे, कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन से एडेप्टेशंस उन्हें दिखाने पड़ेंगे. सो द नंबर 1 इज फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड. है ना, तो फ्लावर्स कैसे रहते हैं? लार्ज रहते हैं, आकार में बड़े रहते हैं और ब्राइटली कलर्ड रहते हैं. तो इसके पीछे एम क्या है? बड़े फ्लावर्स है तो वो कीड़ों को दूर से दिखेंगे. ओके, और अगर ब्राइटली कलर्ड है ना, तो वो प्लांट जो है वो उसके फ्लावर्स जो है वो कीड़ों को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे. तो ऐसे फ्लावर्स जिन्हें अपना पॉलिनेशन कीड़ों से कराना है, इंसेक्ट से कराना है, वो अपने फूलों को कैसे रखे? साइज में थोड़ा बड़ा रखे, है ना, ताकि वो कीड़ों को या दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को दूर से दिख सके. एंड व्हाई शुड दे बी ब्राइटली कलर्ड? ब्राइटली कलर्ड क्यों होने चाहिए? क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन लेवल है वो उससे ब्राइट कलर से क्या होता है? बढ़ता है. तो ब्राइट कलर्स की तरफ कीड़े जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए. दूसरा कैरेक्टर क्या है, क्या होना चाहिए? दे एमिट स्वीट स्मेल. है ना, स्वीट स्मेल के लिए एक परफेक्ट वर्ड है, दैट इज द फ्रेग्रेंस. खास करके फूलों की खुशबू के लिए ये फ्रेग्रेंस वर्ड यूज होता है. यू कैन राइट स्वीट स्मेल वर्ड टू. So they emit sweet smell and produce nectar. Okay, तो sweet smell यानी फ्रेग्रेंस है, फूलों की खुशबू है. तो जो फ्लावर्स अपना पॉलिनेशन इंसेक्ट्स थ्रू कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो क्या करें? स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करें, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करें. क्योंकि फ्रेग्रेंस के दो फायदे हैं. ये दिन में भी पॉलिनेशन के लिए ये फैक्टर मदद करता है और रात के समय भी ये ज्यादा मदद करता है, मतलब रात के समय. एंड शुड प्रोड्यूस नेक्टर. नेक्टर क्या है? नेक्टर एक हेल्थ ड्रिंक जैसा है कीड़ों के लिए. कीड़े बहुत दूर दूर से उड़ के आते हैं और फिर उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक कहो कि चाहिए होता है, और ये नेक्टरी नाम की ग्लैंड फ्लावर के बेसल एरिया में होती है, और ये नेक्टरी ग्लैंड नेक्टर सिक्रेट करती है, और ये नेक्टर सक करने के लिए, चूसने के लिए कीड़े जो है वो फ्लावर्स को बहुत बार विजिट करते हैं. क्योंकि वहां आने के बाद, है ना, अट्रैक्शन करना यही एक काम नहीं है. अट्रैक्ट होने के बाद, है ना, कुछ देना भी पड़ेगा कीड़ों को, तब जाके वो जो है अगली बार विजिट करना पसंद करेंगे उस प्लांट को, उस फ्लावर को. तो फिर फ्लावर कीड़ों को क्या विजिट करता है, क्या देता है? नेक्टर देता है. क्या है नेक्टर? एक एनर्जी ड्रिंक है मानो, जिससे कि कीड़ों को और दूसरे प्लांट पे जाने के लिए एनर्जी सोर्स मिलता है. सो इस प्रकार से दे शुड एमिट स्वीट स्मेल. एंटामोफिलस फ्लावर शुड प्रोड्यूस a sweet smell and they should also produce nectar for the insects.
Then what's the next point? Yes, pollen grains are rough and spiny. Pollen grains कैसे होने चाहिए? Yes, rough and spiny होने चाहिए. तो rough and spiny pollen grains कैसे होते हैं और smooth pollen grains कैसे होते हैं? यह है smooth pollen grain. मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको. यह है smooth pollen grain. Is it visible to you? यह है स्मूथ पोलन ग्रेन और ये है यस रफ पोलन ग्रेन और यू कैन से स्पाइनी पोलन ग्रेन. ना यस डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड यस रफ पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन्स दे शुड बी रफ एंड स्पाइनी. रफ और स्पाइनी क्यों होने चाहिए? ताकि कीड़ों के पंखों में या फिर कीड़ों के पैरों पे जो ब्रिसल्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स ने फंस के रहना एक्सपेक्टेड है ना. और ताकि उसकी वजह से क्या हो कि उड़ते समय एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे उड़ते समय कीड़े जब पंख फड़फड़ाते हैं अपने, तब वो बीच रास्ते में कहीं गलत जगह पे डिपॉजिट ना हो जाए. हाँ, कुछ तो हो सकते हैं, 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन फिर भी पोलन ग्रेन्स शुड बी रफ एंड स्पाइनी. अगर रफ और स्पाइनी है तो फिर फंस के रहने के चांसेस ज्यादा है और एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर इनका शिफ्टिंग होना है ना ज्यादा सक्सेसफुली हो सकता है. तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स आर रफ एंड स्पाइनी और यू कैन से पोलन ग्रेन शुड बी रफ एंड स्पाइनी. देन स्टिग्मा इज रफ एंड यस स्टिकी होगा. ये स्टिग्मा जो है वो कैसे होना चाहिए? रफ और स्टिकी होना चाहिए. स्टिकी क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स कीड़ों के पैरों पे लग के अगर मुश्किल से वहां तक पहुंचे हैं तो उनका वहां चिपकना जरूरी है. इसलिए स्टिग्मा कैसे होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए. ओके, देन स्टिग्मा का स्टिकी होना जरूरी है. उसके बाद व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, है ना. एक्चुअली हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि फ्लावर शुड बी कंसीडरेबली लार्ज, है ना. थोड़े बड़े होने चाहिए फ्लावर्स. लेकिन अगर किसी प्लांट को अपने फ्लावर्स छोटे रखने हैं, क्या फायदा रहता है छोटे फ्लावर्स रखने में? छोटे फ्लावर्स जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं. बड़े चीज जितनी बड़ी हो उसमें बैड वेदर कंडीशंस में डैमेज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं. तो इसलिए फ्लावर्स को चाहता है नेचर की स्मॉल रखें, छोटा रखें, है ना, छोटा रखें. तो अब अगर लार्ज है तो अच्छा ही है, कीड़ों को दूर से दिखेंगे. लेकिन अगर फ्लावर्स छोटे साइज के हैं बच्चों, अगर फ्लावर्स छोटे साइज के हैं तो फिर क्या करना है नेचर ने? साइज तो रिवर्स में अभी बड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि साइज बड़ी करेंगे तो फिर से नई प्रॉब्लम हुआ या कहो कि पुरानी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी. कौन सी? यस, प्रोटेक्शन लेवल डाउन होने की. तो इसलिए साइज तो छोटी करनी नहीं है ना. साइज तो बड़ी कर नहीं सकते. साइज छोटी रखते हुए भी पॉलिनेशन का जो ये है वो मेंटेन रखना है. तो उसके लिए क्या चाहिए नेचर को कि वो अब इन छोटे छोटे फूलों को, है ना, इन छोटे छोटे फूलों को वो किस मैनर में अरेंज करें? यस, इन्फ्लोरेसेंस के मैनर में अरेंज करें. तो इन छोटे छोटे फूलों को, जब वो फ्लावर की साइज छोटी है लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फूलों को जब वो इन्फ्लोरेसेंस के पैटर्न में अरेंज करेगा, है ना, इन्फ्लोरेसेंस के मैनर में अरेंज करेगा, तो क्या होगा कि ये जो है ये बंच बन जाएगा यहाँ फ्लावर्स का. और एक बड़े फ्लावर के कंपैरिजन में ये छोटे छोटे फूलों का बना हुआ जो बंच है ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है. ओके, और फिर तो अगर फ्लावर बड़े हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना. दे विल बी विजिबल टू द इंसेक्ट्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. एंड लेकिन अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो फिर क्या करना चाहिए नेचर को कि उन छोटे छोटे फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ. गोल्ड मोहर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ट्यूबरोज का इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, मस्टर्ड एंड राई का इन्फ्लोरेसेंस होता है, इस तरह से. सो व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल they should get arranged in the form of an inflorescence. Okay, and that inflorescence definitely will be more attractive than the single large flower or you can say solitary flower.
तो बड़ा है अच्छी बात है, अगर बड़े बड़े फूल है अच्छी बात है, प्रोटेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉबैक है उसमें, लेकिन अट्रैक्शन अच्छे से कर लेंगे कीड़ों का। और अगर छोटे फ्लावर्स है तो भी चिंता का विषय नहीं है, बस इतना करना चाहिए उस प्लांट ने, है ना, कि क्या करना चाहिए कि अपने छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो एक स्पेशल एक्सिस पे अरेंज करना चाहिए उनको, जिनको कि हम कहते हैं पेडंकल, है ना। प्रीवियस पीरियड में या मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाया था निशिगंधा का, ये निशिगंधा का इन्फ्लोरेसेंस दिखाया था। इसके अभी फ्लावर्स जो है वो नीचे के फ्लावर्स जो है झड़ चुके हैं, फिर भी सम फ्लावर्स आर देयर। तो ये है ये पेडंकल दिखाने के लिए खास करके मैं आपको दिखा रही हूँ इन्फ्लोरेसेंस। ये पेडंकल है, वो स्पेशल एक्सिस है जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो एक साथ बंच में अपीयर होते हैं, एंड दे आर मोर सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स rather than in case of solitary flowers. Now, when flowers are small, they should get arranged in the form of an inflorescence. Now, what about the insect pollinators? Which animals are particularly the insect pollinators? है ना. So honeybees मधुमक्खियां, मधमाशा म्हणतो आपण मराठीमध्ये. तर honeybees they carry out 80 to 85% of pollination in nature. तो 80 से 85% pollination जो है वो अकेली मधुमक्खियां निपट देती है, और फिर 4-5% बचा हुआ बटरफ्लाइज, और फिर जो 10% बचा है उसमें दुनिया के बाकी बचे हुए इंसेक्ट्स आते हैं. ओके, सो honeybees and butterflies are the good pollinators. Honeybees and butterflies are the very good pollinators. Now this is all about the entomophily, where the examples are sunflower, rose, jasmine, hibiscus you can write, lotus you can write, and lotus though present in water, yes, it is an example of entomophily. Remember, because lotus flowers are floating on the water and insects pollinate the lotus flower. So thus in this way, yes, this is all about the entomophily. And now let's move on the another subtopic, that is the ornithophily. Now, ornithos in Latin means birds, and pollination carried out with the help of birds is called as the ornithophily. Okay, and Dr. Salim Ali, he is the well-known ornithologist of India, and Dr. Maruti Chitampalli, he is the well-known ornithologist from Vidarbha region, our Vidarbha region. Then, yes, what are the examples? Examples are erythrina and bottle brush, है ना. Bottle brush can be shown to you, दिखाया जा सकता है वो bottle brush. मैं 1-2 दिन में आपको actual bottle brush दिखाऊंगी प्लांट. और रही बात फोटोग्राफ की, तो मैं वो ऑनलाइन टीचिंग के समय आपको दिखा चुकी हूँ. और देखो, ऑनलाइन में जो मैं पूरे फोटोग्राफ्स डालती हूँ, कुछ रेयर प्लांट्स होते हैं बच्चों जो जंगलों में पाए जाते हैं. अब हम जंगल से तो अभी फिलहाल तो नहीं ला सकते प्लांट्स, है ना. तो फिर आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन पीरियड्स भी अटेंड करो, तो उसमें मैं जितने पॉसिबल है उतने प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ, है ना. तो फोटोग्राफ प्लांट भी दिखा रही हूँ, और जो प्लांट्स दिखाना पॉसिबल नहीं है अपलोडेड वीडियोस में, वो मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग में फोटोग्राफ मैनर में दिखा रही हूँ. सो यू मस्ट अटेंड द ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस ऑल्सो. तो आपको ऑनलाइन टीचिंग के क्लासेस भी अटेंड करने हैं, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ नया मिलेगा. जैसे कि अभी ये अडानसोनिया प्लांट है चिरेप्टेरोफिली का, ये तो बहुत ही ज्यादा घने जंगलों में पाया जाता है, इसका अकरेंस बहुत रेयर है. तो ये प्लांट तो मैं आपको लाके दिखा नहीं सकती, ना ही मैं वहां जंगल में लेके जा सकती हूँ आपको, है ना. तो फिर ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पिक्चर्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, वो मैं ऑनलाइन टीचिंग के समय आपको दिखाती हूँ. तो आपको चाहिए कि आप अपलोडेड वीडियोस भी देखो, और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको कुछ अलग मिल रहा है वो भी आप मतलब वहां भी ज्वाइन हो. तो इस प्रकार से अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से आ जाती हूँ अपने ornithophilia, pollination by birds. Bird pollination is called as ornithophilia, and the flowers which carry out their pollination through the agency birds, they are called as the ornithophilous flowers. Now the examples are erythrina and bottle brush. एरिथ्रिना एंड बॉटल ब्रश. बॉटल ब्रश प्लांट जो होता है ना, तो वो बोतल साफ करने जैसा उसका करने के वाले ब्रश के जैसा उसका शेप होता है. सो यस, बॉटल ब्रश इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्निथोफिली, दैट इज द बर्ड पॉलिनेशन. एंड यस, erythrina and bottle brush, these two are the examples of ornithophilia. So what are the characters? Yes, which are shown by the ornithophilous flowers. The characters which are shown by the ornithophilous flowers. Let's discuss one by one. Flowers should be beautifully colored. अब अगर bird biotic agent है
तो ये इंसेक्ट भी बायोटिक एजेंट्स है ना। तो इंसेक्ट के कुछ कैरेक्टर्स बर्ड पॉलिनेशन कैरेक्टर के साथ मैच करेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स। सो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड और फ्लावर्स शुड बी ब्यूटीफुली कलर्ड। सो तो जैसे कीड़ों को अट्रैक्ट करना है वैसे बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करना है, और इसलिए फ्लावर्स का ब्राइटली कलर्ड होना जरूरी है ना। दे शुड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। तो नेक्टर एनेमोफिलस में नहीं था, एंटामोफिलस में था, और यहाँ अब ऑर्निथोफिलस में भी है, क्योंकि ये भी बायोटिक एजेंट है ना। तो बर्ड्स को भी नेक्टर चाहिए। ये छोटे बर्ड्स होते हैं बच्चों, पॉलिनेशन करने वाले। बड़े बहुत बर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़े आकार के नहीं होते हैं, वो छोटे आकार के बर्ड्स होते हैं, जैसे कि सनबर्ड्स है, छोटी सी पीले काले रंग की चिड़िया होती है, वो होती है सनबर्ड्स, तो वो करती है पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे मैडम इनडायरेक्टली तो सभी बर्ड्स जो है वो फ्लावर्स को विजिट करते रहते हैं, प्लांट को विजिट करते रहते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली तो दुनिया के सभी बर्ड्स जो है वो पॉलिनेशन करेंगे, इनडायरेक्टली तो हम खुद इंसान भी पॉलिनेशन करेंगे, लेकिन जो पर्पसफुली करते हैं ना बच्चों पॉलिनेशन, उन्हीं के एग्जांपल्स एज एन बर्ड पॉलिनेटर्स हमें लिखने हैं। और ऐसा एक पर्पसफुली पॉलिनेशन करने वाला जो बर्ड है वो है सनबर्ड है, तो उसका हमने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी बर्ड का एग्जांपल आप ऑर्निथोफिली में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट एजेंट्स तो दुनिया के लगभग सभी एनिमल्स है, लेकिन डायरेक्टली पर्पसफुली जो पॉलिनेशन करते हैं उन्हें ही हम एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनेटर्स लिख सकते हैं। तो सनबर्ड्स आर द गुड बर्ड पॉलिनेटर्स, है ना। नाउ यस दे शुड प्रोड्यूस यस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। अब जितना नेक्टर हम कीड़ों को देते हैं तो साइज के हिसाब से उससे थोड़ा ज्यादा नेक्टर हमें बर्ड्स को देना पड़ेगा, है ना। फ्लावर्स को चाहिए कि वो थोड़ा और ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करे, क्योंकि बर्ड्स उन्हें विजिट कर रहे हैं। तो बर्ड्स इंसेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा डिमांड रखेंगे, किस चीज की, नेक्टर की। सो दे शुड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, है ना। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के या फ्लावर्स के कंपैरिजन में इन्हें थोड़ा ज्यादा नेक्टर देना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद एक थोड़ी और हटके चीज आती है बर्ड पॉलिनेशन में, और वो ये है कि दे शुड प्रोड्यूस सम एडिबल पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, है ना। तो अगर फ्रूट्स है, एक प्लांट विद फ्रूट है, एक विदाउट फ्रूट है, तो बर्ड सीधी बात है कि सिलेक्ट करेगा फ्रूट वाले प्लांट को। तो अगर कोई प्लांट पे, फ्रूट्स तो बहुत सारे प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स एडिबल है या नहीं ये भी मैटर करता है। अगर फल मीठे हैं, टेस्टी है, रसीले है, तो ऐसे फल वाले प्लांट्स को विजिट करना ज्यादा पसंद करेंगे बर्ड्स। तो अगर किसी प्लांट को अपना पॉलिनेशन पर्पसफुली बर्ड्स से कराना है ना, वो इंसेक्ट से नहीं करा सकते या कोई प्रॉब्लम है, तो बर्ड्स या इंसेक्ट के साथ बर्ड से भी कराना है, तो उन्हें चाहिए कि वो क्या करे, यस एडिबल फ्रूट्स लाइक, और या कोई भी एडिबल पार्ट, है ना। कुछ तो फूल भी खाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स भी खाए जाते हैं, तो वैसे, लेकिन बेसिकली हमें पता है कि बर्ड्स आते हैं फ्रूट्स के लिए, और फ्रूट्स के अंदर क्योंकि सीड्स होते हैं, और सीड जो है वो एक हाईली एनर्जेटिक फूड फॉर्म है, इसलिए बर्ड्स विजिट करते हैं उन प्लांट्स को ज्यादातर जिनके एडिबल फ्रूट्स लगते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन शुड बी स्टिकी, क्योंकि कीड़ा जितने जोर से पंख फड़फड़ाएगा उससे कई गुना ज्यादा बर्ड्स पंख फड़फड़ाएंगे अपने स्पीड से, और ऐसे में अगर पोलन ग्रेन चिपका के नहीं रखे, देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का ब्रिसल्स में सिर्फ फंसना काफी था, लेकिन यहाँ बर्ड पॉलिनेशन में सिर्फ फंस के रहेंगे वो भी काफी नहीं है, क्योंकि 2-4 बार जोर जोर से अगर पंख हिला दिए तो वो फंसे हुए पोलन ग्रेन भी नीचे गिर नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ एक स्टेज और आगे जाना है कि पोलन ग्रेन्स को कैसे रखना है, स्टिकी रखना है, ताकि वो चिपक के बैठ जाए। अब आप बोलोगे मैडम कि वो चिपक के रहेंगे तो फिर फ्लावर पे जब बर्ड पहुंचेगा तो वो वहां कैसे डिपॉजिट होंगे, उसके लिए भी नेचर की पूरी अरेंजमेंट रहती है बेटा। तो वो नेचर क्या करता है, एक पर्टिकुलर समय के बाद वो स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो जैसे ही ड्राई होता है वैसे ही वो पोलन ग्रेन जो है वो पक्षियों के पंखों से छूटने लगते हैं, और फिर ऐसे में पॉलिनेशन के कुछ तो चांसेस बनते हैं। सो इस प्रकार से पोलन ग्रेन शुड बी स्टिकी एंड द बेस्ट बर्ड पॉलिनेटर्स आर द सनबर्ड्स। नाउ लेट्स मूव towards the third category, that is the Chirapterophily। चिरेप्टेरोस यानी बैट, मैंने प्रीवियस पीरियड में ही बताया था आपको। तो बैट यानी चमगादड़ बोलते हैं उसको हिंदी में, और मराठी में बोलते हैं वटवागुड़। तो ये बैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज द Chirapterophily, and the flowers which like to carry out their pollination through the agency bat, they are described as yes Chirapterophilous flowers।
एंड द एग्जाम्पल्स आर अडानसोनिया एंड काइगिलिया। तो ये फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, इनके फोटोग्राफ्स मैंने ऑनलाइन टीचिंग के समय दिखाए थे। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो ऑनलाइन पीरियड्स भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको कुछ अलग कंसेप्ट मिलेंगे, यानी अलग फायदे मिलेंगे, और ये अपलोडेड वीडियोस से भी आपको कुछ अलग फायदे मिलेंगे। तो इनके क्या कैरेक्टर्स, बहुत हटके कैटेगरी है ये बैट पॉलिनेशन की, चिरेप्टेरोफिली। कैसे? यस, फ्लावर्स आर नाइट ब्लूमिंग, आमतौर पे फ्लावर्स जो है सुबह खुलते हैं, लेकिन चिरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं वो नाइट ब्लूमिंग यानी रात के समय खुलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एजेंट ही रात के समय बाहर निकलता है। हम जानते हैं कि बैट जो है ये जो है वो रात के समय बाहर निकलता है, रात के समय एक्टिव रहता है, तो उस वजह से इन फूलों को भी चाहिए कि वो रात के समय खुले। तो फ्लावर्स शुड बी नाइट ब्लूमिंग। दूसरा, फ्लावर्स शुड बी कंसिडरेबली लार्ज एंड टफ। देखो, बैट एक मैमल है ना, और बर्ड्स और बैट एक ही साइज के बर्ड और बैट के वजन में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि बर्ड की हड्डियां जो है वो अंदर से हॉलो होती है, और बैट मैमल होने की वजह से उसकी हड्डियां सॉलिड है ना, वो उड़ता है फिर भी उसकी हड्डियां जो है वो सॉलिड है। तो उस वजह से एक ही साइज के बर्ड और बैट का वजन जो है उसमें डिफरेंस है। तो इतना भारी भरकम एनिमल जब फ्लावर के ऊपर बैठेगा, नाजुक से फ्लावर के ऊपर बैठेगा, तो वो पूरा फ्लावर तो क्रश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए है ना, इन प्लांट्स को चाहिए कि वो अपने फूलों को कैसे रखे, बड़ा तो रखे क्योंकि बैट कंसिडरेबली बड़े साइज का होता है ना, और टफ भी रखे क्योंकि उसका वजन भी ज्यादा होता है। तो बैट जब बैठेगा फूल के ऊपर तो उसका वजन टॉलरेट होना चाहिए फ्लावर को, और उस हिसाब से उसने कैसे रहना है, टफ रहना है। उसके बाद दे शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। तो जितना नेक्टर कीड़े को दिया था उससे ज्यादा नेक्टर बर्ड को देना है, और जितना नेक्टर बर्ड को दिया था उससे कई गुना ज्यादा नेक्टर किसको देना है? यस, बैट को देना है। तो ही ये विजिट करेगा, नहीं तो विजिट नहीं करेगा। उसका कोई फायदा होगा तो ही विजिट करेगा। देन दे शुड एमिट और दे एमिट स्ट्रॉन्ग सेंट, है ना। अब सवाल यह है कि रात के अंधेरे में, घने जंगलों में, है ना, बैट इन प्लांट्स को कैसे ढूंढेगा? तो वो किस बेसिस पे ढूंढेगा? स्ट्रॉन्ग सेंट, पंजेंट सेंट के बेसिस पे ढूंढेगा, क्योंकि ये खुशबू नहीं है बेटा। अभी बाकी हमने जो इंसेक्ट और बर्ड पॉलिनेटर्स देखे वहां खुशबू की वजह से ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ खुशबू नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल है ना। तो सड़े हुए फल जो होते हैं, सड़ा हुआ दही जो होता है, वैसा स्मेल इन फ्लावर से प्रोड्यूस होता है, और उस स्मेल के हिसाब से और वो स्मेल जो है वो बैट को अट्रैक्ट करता है ना। इस दुनिया में किसको क्या पसंद होगा जरूरी नहीं, कुछ लोगों को पेट्रोल का स्मेल भी पसंद आता है, ऐसे ही है। तो बैट को ये स्ट्रॉन्ग सेंट जो है, ये पंजेंट सेंट जो है, स्मेल जो है वो पसंद आता है, और उसके हिसाब से वो वहां अट्रैक्ट होता है इन फ्लावर्स की तरफ। Then stamens should also be prominent and large in number। अब ये बैट जैसा भारी भक्कम यानी फूल के हिसाब से, फूल के साइज के हिसाब से, फूल के ये डेलिकेसी के हिसाब से, अगर ये भारी भक्कम वजन वाला एनिमल उसके ऊपर बैठेगा तो कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन्स तो क्रश हो ही जाएंगे उसके पैर के नीचे या उसके शरीर के नीचे। तो अब है ना, इन फ्लावर्स को चाहिए कि वो अपने स्टेमन्स भी कंपैरेटिवली प्रोमिनेंट भी रखे, पक्के से अटैच करके रखे, और उनकी संख्या ज्यादा रखे। संख्या ज्यादा क्यों रखे? ताकि कुछ उसमें से डैमेज भी हो गए तो भी पॉलिनेशन के पर्पस के लिए कुछ बचने चाहिए। तो इस प्रकार से दिस इज ऑल अबाउट द चिरेप्टेरोफिली यानी कि बैट पॉलिनेशन। अब मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगी, सिर्फ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटामोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड, यस, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का एग्जांपल मैंने बताया आपको, बॉटल ब्रश, थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको थोड़ी आइडिया आ जाए। मैंने ऑनलाइन पीरियड में तो मैंने बहुत डिटेल में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए हैं, है ना, लेकिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन किसी वजह से नहीं किया होगा ज्वाइन, तो उनको मैं ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। रोड साइड पे होता है ये बॉटल ब्रश, ऐसे होता है, जैसे लीव्स होते हैं उसके, है ना। तो ये बॉटल ब्रश है। तो इस प्रकार से मैं लाइव में भी आपको किसी एक पीरियड में दिखा दूंगी, कल परसों अगर मिला तो। इस प्रकार से बर्ड पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली, एग्जांपल्स आर एरिथ्रिना एंड बॉटल ब्रश। चिरेप्टेरोफिली, बैट पॉलिनेशन, एग्जांपल्स आर अडानसोनिया एंड काइगेलिया। इनके फोटोग्राफ्स में ऑनलाइन में दिखा चुकी हूँ। thus in this way this is all about the agencies of pollination, and in next period we are going to discuss about the advantages and disadvantages of self and cross pollination. Okay then, bye, have a nice day.